हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले सोल्यूशन ऑफ ए, आज जो हमारा टॉपिक है जिसपे हमें फोकस करना है, सोल्यूशन ऑफ ए गैसेस इन लिक्विड्स। तो हम बात करेंगे कैसे गैसेस सॉल्युबल होता है इन लिक्विड्स में। अरे पहले ये समझिए हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो क्लास 12 के सिलेबस में 11th में भी है, और मेन जो है वो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जेईई मेन नीट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखिए, तो जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं। टॉपिक जो है उस पर हमें समझना चाहिए कि टॉपिक क्या है। टॉपिक लिख दिया गया है व्हाइट बोर्ड पे, समझना है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस इन लिक्विड्स। सोचो कि गैसेस लिक्विड में, पानी में सॉल्युबल होता है, ये टॉपिक है। क्या ऐसा होता है क्या? बेसिकली अगर हम समझेंगे तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे चारों गैसेस है। क्या पानी में घुल रहा है? नहीं। ऑक्सीजन नहीं घुल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन घुल रहा है? नहीं घुल रहा है। नहीं, क्योंकि हमारे चारों कहां घुल रहा है? हमें कहां दिखता है? नहीं दिखता है, पर केमिस्ट्री में दिखता है। केमिस्ट्री में ये चीजें होती है। वो कैसे होती है उसको हम देखने वाले हैं। तो सोल्यूशन ऑफ ए गैसेस इन लिक्विड्स में जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की इन लिक्विड में, कुछ फैक्टर्स है, कुछ कारक है। उन कारक को हम देखेंगे, उन कारकों को समझेंगे, तब हम पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ गैसेस। सबसे मेन बात कि नेचर क्या है गैस की। अगर आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, नहीं जानते तो जान जाओ। क्या जानना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पोलर पोलर में घुलता है। पोलर, अगर सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो ये सॉल्युबल होगा। दूसरी बात, नॉन पोलर, ये भी क्या होगा? सॉल्युबल होगा। क्लियर? सॉल्युबल होगा। दूसरी बात, नॉन पोलर पोलर क्या होगा? सॉल्युबल नहीं होगा। ये आपका सॉल्युबल नहीं होगा। ये बात अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या क्या गैसेस है जो घुल सकता है। नेचर की बात कर रहे हैं हम। चलिए थोड़ा सोचिए, जिसकी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे NH3 है। अमोनिया क्या है? अमोनिया गैस है। अमोनिया क्या है? गैस है। अब ये क्या लिक्विड में घुल सकता है? अब लिक्विड के रूप में हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? H2। बेसिकली अगर आपने ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि पोलर पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर डिसॉल्व होता है, यानी सॉल्युबल होता है, बट नॉन पोलर पोलर सॉल्युबल नहीं होता है। तो अगर आपको ये फंडा पता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, तो आप यहां पे आसानी से समझ सकते हैं कि NH3 क्या है? पोलर। वाटर क्या है? पोलर। तो ये क्या हो सकता है? ये आपका सॉल्युबल हो सकता है। दैट इज व्हाट? दैट इज सॉल्युबल। क्लियर हो पा रहे, समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? आई होप आप समझ पा रहे हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? पोलर है। वाटर क्या है? पोलर है। तो ये दोनों भी क्या होगा? ये सारा एग्जांपल है। ये सारा क्या है? आपका एग्जांपल हो गया है कि पोलर पोलर सॉल्युबल। तो HCl आपको पता होना चाहिए। HCl क्या है? आपका पोलर है। तो ये आपका आसानी से घुल सकता है। जैसे कैसे आप देख सकते हैं, जैसे अमोनिया है, NH3 के एग्जांपल को अच्छे से देखिए। ये आपका नाइट्रोजन है, H H H। ठीक हो गया? आप इसको देखना, ध्यान से देखिए। तो इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम एज अ नेगेटिव साइन से भी दिखाते हैं। ठीक हो गया? अब यहां पे आपका क्या होगा? HOH। यहां पे भी आपको पता है नेगेटिव साइन होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है? बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है? पोलर है। पोलर क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट अगर किसी में है तो दैट इज व्हाट? दैट इज अ पोलर।
तो पोलर पोलर सॉल्युबल हो गया। क्या कह रहा हूं मैं, पोलर पोलर सॉल्युबल है। अमोनिया गैस लिक्विड H2 है, सॉल्युबल है। HCl पोलर वाटर लिक्विड सॉल्युबल है, दैट इज HCl क्या है। अच्छा, कई लोग इसको क्या मानते हैं, लिक्विड मानते हैं HCl। मैंने सुना है, मैंने कई बच्चे मतलब ये समझते हैं कि HCl क्या है, HCl सर लिक्विड है। क्यों, क्योंकि सर हमने लैब में देखा, जो हमारे लैब में रखी होती है, शीशी रखी होती है, उसमें हम जब देखते हैं तो वो हमें क्या दिखता है, लिक्विड मिलता है, तो सब लिक्विड है। एक्चुअली क्या होता है, आप उसमें दिखाओ कैप लगी होती है, कैप लगे होने का ही, कैप इसलिए लगी होती है क्योंकि जो HCl को उसमें रखा जाता है कैप, और कैप खोलते ही वो निकल जाता है, तो वो क्या होता है, HCl आपका गैस होता है, लिक्विड मत समझिएगा, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, ये सारा सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि पोलर है। NH3 पोलर, वाटर पोलर, HCl पोलर, वाटर पोलर, पोलर पोलर सॉल्युबल। चलिए, बट लेकिन हमें समझना चाहिए, बट कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। अगर आप O2 देखोगे, अगर आप N2 देखोगे, भैया क्या है, गैस है। अगर आप H2 देखोगे, अगर आप कुछ और इस टाइप के बहुत सारे गैसेस देखोगे, ये सारे क्या है, सारे गैसेस है, बट इट इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। नहीं डिसॉल्व होता है वाटर में। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये पोलर नहीं है, दैट इज नॉन पोलर, दैट इज पोलर पोलर सॉरी नॉन पोलर पोलर, नॉन पोलर पोलर नॉट डिसॉल्व। तो भैया आप इस चीज को समझ गए हैं। पहला फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए, सेम नेचर की अगर होगी तो वो सॉल्युबल होगा, बाकी कई और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होगा सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है। तो पहले नेचर पता हो, सेम नेचर होगा तभी। अब यार सेम नेचर होगा तभी तो मिल सकता है। अगर सोच लो कि कोई मतलब कोई दूसरे माइंड का बंदा होगा, मतलब अगर सोच नहीं मिलेगी, मतलब मैं सोच के लिए, तो क्या फ्रेंडशिप, आप देखना स्कूल में एक बच्चे की सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप नहीं होती होगी, मतलब एक बच्चे की सबके साथ फ्रेंडशिप नहीं होती। और कई के देखना कोई दो दोस्त होते, बहुत अच्छा दोस्त, इतनी अच्छी दोस्ती उनकी हो जाती है कि वो लाइफ टाइम में उसकी फ्रेंडशिप रहती है एज अ फ्रेंड। क्यों, क्योंकि उन दोनों की सोच, उन दोनों की टेंडेंसी, उन दोनों की माइंड थिंक, मतलब सारी चीजें क्या होता है मेल। तो मैं उसको ऐसा समझ सकते कि दैट इज बोथ आर पोलर पोलर। अगर आप पोलर पोलर वर्ड अच्छे, तो नॉन पोलर नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर है। तो जब दोनों नॉन पोलर होगा तो इजिली आपका क्या होगा, घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो भैया हमारे फर्स्ट टॉपिक का, मैं ये समझता हूं फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट फैक्टर आप समझ रहे हो। चलिए, दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होगा, मैं कह सकता हूं टेम्परेचर को, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कहता हूं। क्यों, क्योंकि जब हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, मतलब आप थोड़ा सोचिए, चलिए सोचते हैं, हमारे पास है ये वाटर और आपने इसमें डाल रहे हो गैस, आप HCl गैस ही मान लीजिए, आप इसमें क्या डाल रहे हो, HCl गैस, और आपके पास फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। मान लीजिए आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आपने बर्नर से इसको हीट कर रहे हो, तो सोचिए HCl की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की शक्ति कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ये तो गैस है, दैट इज गैस का मतलब ये आपका गैसेस फॉर्म में, दैट इज वेपर है कह सकते हैं, और आप ऊपर से हीट करो तो ये जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है ये भी तो वेपर बनेगा। तो कैसे ये सॉल्युबल होगा। गर्मी के दिनों में, समर के डेज में क्या हो रहा है, हम लोग देखते हो पसीना आता है, क्यों आता है, क्योंकि गर्मी होती है। तो गर्मी से क्या होगा, आपका हॉट से क्या होगा, हीट से क्या होगा, गर्मी से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाया आपने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी भैया, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपने अगर देखा होगा कि हमारे पास गैस होती है, ओके, हमारे पास लिक्विड होती है, उसको हम ऐड कर देते हैं, वो यहां पे आपका सॉल्युबल हो जाता है, खुल जाता है। यहां पे समझने वाली बात, क्यों
लिक्विड गैस, यानी कि मान लीजिए ये इसमें सॉल्वल हुआ, ये गैस था, लिक्विफाई हुआ, तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसको लिक्विड होने में कुछ इसको अपनी हीट को रिलीज करनी पड़ती है। ये जैसे हमने ऐड किया तो इसने क्या करा, कुछ हीट को इसने क्या करा, रिलीज किया। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं जो हीट रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक कह रहा हूं, क्योंकि इसने हीट निकाला, तो इसलिए इसमें एंथैल्पी जो चेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यही रैंडमनेस में इसमें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, घट रही है। तो डेल्टा एच भी क्या होगी, इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझने जैसा इसमें आपको दिक्कत है, मैं फिर से कोई बोलूं, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी के केस में, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, और हम ये आशा कर रहे हैं कि सॉल्युबल होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ये तो गैस ऑलरेडी है और ऊपर से तो भैया वाटर भी तो गैस में, तो गैस दोनों बन जाएगा, तो सॉल्युबल कहां होगा, तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए और आपने देखा जैसे कोई गैस को अगर हम फील करते हैं लिक्विड में, तो इसको लिक्विफाई होने के लिए कुछ एनर्जी को लॉस करनी पड़ती है। इसने अपना हीट को रिलीज करेगा, ये अपना हीट रिलीज करेगा तो कुछ हीट निकलेगा। तो यानी अगर हीट निकलता है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक यानी कि डेल्टा एच में नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच एंट्रोपी चेंज भी क्या उसको इसमें नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड फैक्टर, आई होप इसको आप समझ पा रहे हो। और हम थर्ड फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका है इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर। क्या फैक्टर है नंबर थर्ड, प्रेशर। प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ये मानता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी वो पूरा बेस है प्रेशर पर। प्रेशर पर क्या है, पूरा बेस। क्यों ऐसा कह रहा हूं, आपने अगर कोको कोला, हाँ कोको कोला रे जो गाना आपने सुना है उसमें कुछ अलग है, मैं कुछ अलग बताना चाह रहा हूं, पर मैं कोको कोला का एग्जांपल देना हूं तो गाना वैसे आ गया। क्या है कोको कोला, अगर आप मार्केट से कोको कोला, कोई पेप्सी या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक आप परचेज करते हो, खरीदते हो, तो जैसे उसके कैप को खोला जाता है तो आप देखते हो कुछ निकलता है, झाग निकलता है। तो वो एक्चुअली है क्या, वो जो बबल्स आते हैं वो है क्या, उससे गैस निकलता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें गैस फील होगा। तो भैया जब हम देखते हैं तो लिक्विड दिखता है, उसमें कहां पता लगता है कि उसमें गैस है, बट खोलेंगे तो गैस निकल जाता है जो कि झाग के रूप में दिखता है। तो वो जो गैस है वो एक्चुअली होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फील की जाती है उसमें। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें फील कैसे किया, क्या हो सकता है लिक्विड में हमने हमारे पास गैस है, हमने या लिक्विड हमने उसमें डाला, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। बट इसके तरीके होते हैं, उसके तरीके क्या है, प्रेशर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर। जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, जब हाई प्रेशर दी जाती है तो गैस को लिक्विड में फील किया, तो प्रेशर का बहुत बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाया सॉलिबिलिटी बढ़ी। अब देखो कौन कौन सा गैसेस, आप जैसे ये कार्बन, आपने देखो ना एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो जो एलपीजी होता है वो भी हाईली प्रेशर से सिलेंडर में भरे जाते हैं। तभी देखना जैसे सिलेंडर से गैस आती है प्रेशर आवाज आती है। अब हमारे चारों क्या लगता है, गैस। अब गैस क्या है, गैस सिलेंडर, तो गैस भी उसमें कैसे फील किया जाता है, हाई प्रेशर से। तो सॉल्युबिलिटी को आप ऐसे समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं इसको जैसे लिख सकता हूं, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। माने सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कैसे, हमने जैसे प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, प्रेशर कम किया सॉल्युबिलिटी कम। ऐसा इसमें कोई और दिक्कत इसमें है। तो चलिए, तो देखिए अगर आपने इन फैक्टर्स को समझा है अच्छी बात है, समझ में आया, नहीं आएगा इसमें ऐसा है नहीं जैसा, बहुत सिंपल फैक्टर। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये चीजें सिंपल से फैक्टर्स को अगर आप समझ जाओगे तो इसके आगे आप और अच्छी से समझ सकते हो। अब मैं जो बात करने वाला हूं, क्योंकि ये अब फैक्टर्स ज्यादा यूज होगा हेनरीज लॉ में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है हेनरीज। देखिए हेनरी महोदय की बात हम करने वाले हैं। जो ये हेनरीज लॉ है, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया इसको तो आप टिक कर लो,
आता ही आता है, हर साल आता है, या एक साल के अल्टरनेट में आता है, एक साल आया एक साल नहीं आया, एक साल आता है एक साल, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम। और इसके एप्लीकेशन बेस की क्वेश्चन नीट जेईई मेंस में आते हैं, तो एप्लीकेशन भी देखेंगे इसके। तो क्या है हेनरीज लॉ, क्या है ये देखते हैं। हेनरीज लॉ बहुत सिंपल लॉ है, कहते हैं इसको ऐसे समझिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर या नियत ताप पर किसी लिक्विड की सॉलिबिलिटी, किसी द्रव्य की गैस में विलयता, उसमें लगाए गए दाब के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं अगर ऐसे सिंपली ऐसे समझने के लिए बोलूं, एट अ कांस्टेंट सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure। सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन आपको लगता है बहुत छोटा डेफिनेशन हो गया, तो इसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ लो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्यूशन सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड, नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैसेस on liquid surface on liquid surface is directly proportional to directly proportional to its mole fraction, mole fraction present in a liquid solvent। देखिए, ये हेनरी का बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है, समझने के लिए आप जो आपको सही लगे आप उसको लिख सकते हो, बट ये ज्यादा से चीजें, ज्यादा वर्ड्स टर्म्स को यूज किया गया कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड करके हम किसी भी गैस में, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैसेस, किसी भी गैस में हम जैसे पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन लिक्विड सरफेस। भाई पानी क्या होता है, पानी ये हमारे पास लिक्विड है, तो इसकी सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल ये है, इस पर क्या कर रहे हैं हम, अप्लाई कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर को लिक्विड के सरफेस पे, तो ये इसमें घुलेगा, इसमें सॉल्युबल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन यानी उसके क्या है, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट बाय इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो जब से ही ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा कि H आ जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन चिन्ह जो आपका दिख रहा है काई, या इसको हम एक्स भी कहते हैं, कहने के लिए कह सकते, बट आपको लिखना ऐसे ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी। और ये जो KH है, ये जो KH है, इसे हम क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी। अब हेनरी कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है, H से मतलब पता लगा, H फॉर हेनरी, K फॉर कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, और जो आपका ये काई जो होता है, ये सॉलिबिलिटी होता है, एक्चुअली इसको हम क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड। हम काई को क्या लिखेंगे, आप लिख लिए तो मैं आगे मिटा के लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो काई को क्या कहते हैं, मोल
फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। दूसरा आपका क्या है, इफ, अब यहां से इफ एट अ प्रेशर कांस्टेंट, अगर हम इफ प्रेशर को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, इफ प्रेशर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और टेम्परेचर को एंड टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूं अगर प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, उससे हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आपने क्या करा, आपने प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया और आपने क्या करा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो भैया सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही तो होगा, सिंपल यही होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, किसको हमने कहा था, कांस्टेंट को हमने माना था, इसको कहा है, प्रेशर को हमने हटा दिया था, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/kh, ठीक। तो क्या हो जाएगा, kh सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी मोल, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आपका हेनरी कांस्टेंट के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ, इसके प्लॉट है, चलो उसकी प्लॉट देख लीजिए, प्लॉट वर्सेस, हम हेनरी का जो लॉ है, इस लॉ को हम एज अ प्लॉट से समझते हैं, जो अभी हम बात टर्म यूज कर रहे हैं, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। हम लिख सकते हैं POLT, प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस, क्या है हमारे पास दूसरा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। तो देख लीजिए हमने क्या करा, हमने एक तरफ प्रेशर रख दिया, एक तरफ हमने मोल फ्रैक्शन रख दिया, ठीक हो गया। हम इसको हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं, मैंने पहले ही वहां बता दिया, ये आपका प्रेशर। आपने क्या करा, आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो हमें यहां से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो आपका जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप आपका हो जाएगा, क्या होगा आप बता सकते हैं, KH हो जाएगा, आपका स्लोप क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा, ठीक है। इसमें उतना कुछ है नहीं, बहुत इजी सा आपका प्लॉट है। तो अब हम बात करने वाले लिमिटेशंस की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन क्या कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडल वर्क, मैं लिखूं क्या, लिख लेता हूं, आपका नोट्स बन जाएगा। लिमिटेशन लिख लेते हैं, ये मेनली आइडल गैसेस के लिए काम करता है, तो लिख देता हूं, इट वर्क्स ओनली आइडल गैसेस, ठीक, बट एट अ लोअर प्रेशर, बट एट लोअर, बट अगर हम बहुत कम ताप में, इट ऑल्सो वर्क रियल गैस, इट ऑल्सो वर्क रियल गैस। तो सिंपल सा फंडा है कि ये बेसिकली काम करता है आइडियल गैस के लिए, ये काम किसका करता है, आइडियल गैस का करता है। पर अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे तो ये रियल गैस के लिए भी काम करना शुरू कर देगा। दूसरा जो इसकी लिमिटेशन कहता है कि जो गैसे विलयन में घुलने पर अपनी रासायनिक यानी कि अपनी केमिकल्स प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, हम कह सकते हैं जो गैसे विलयन में रासायनिक परिवर्तन करता है यानी प्रदर्शित करता है घुलने के बाद, उन जैसे गैसों पर भी ये नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे NH3 एग्जाम्पल क्या, NH3 पे ये नियम काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता है, ऐसा हेनरी कहता है कि ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसलिए काम नहीं करता। NH4OH बन जाता है, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या कह रहा हूं फिर से बताऊं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ का सेकंड लिमिटेशन क्या कहता है कि वो गैसेस पे हेनरी काम नहीं करता है जो
सॉल्युबल पानी में घुलने के बाद, लिक्विड में सॉल्युबल होने के बाद अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है NH3 नहीं रहता है, चेंज हो जाता है, तो ये काम ये ऐसे गैसेस पर ये काम नहीं करता है। क्लियर हो पा रहा है जो मैं कह पा रहा हूं? बिल्कुल। अब ये दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल विच, अब ये दूसरी बात कह रहा है कि मैं लिख देता हूं कि दिस लॉ इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल which dissolved, कह रहे हैं कि यहां लॉ वहां पे भी काम नहीं करता है जो लिक्विड में डिसॉल्व होकर, एप्लीकेबल विच डिसॉल्व इन ए लिक्विड टू फॉर्म आयनिक बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक बनाता है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है गैस HCl हमारा गैस है, अगर हमने इसको पानी में लिक्विड में घोलते हैं, अगर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है तो ये काम नहीं करता है। सिंपल होगी मेरी बात, समझ में आ रहा होगा आपको? बिल्कुल इजी बात है। तो ये बात आपको समझना चाहिए। लास्ट एक टॉपिक रहेगा था उधर जब हम बात कर रहे थे कंपोजिशन वाला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको थोड़ा देखते हैं। उसमें एक टॉपिक रह गया था आपका ppm। हम इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन एक टॉपिक रहेगा था। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको पहले हम डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल, मैं आपको समझिए लिखूंगा तो समझिए। व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जब कोई सॉलिड प्रेजेंट होता है इस सॉल्यूशन में एट अ ट्रेस अमाउंट और फाइनाइट अमाउंट इज नोन एज ppm। ये समझ में नहीं है क्या सर, ट्रेस अमाउंट एंड फाइनाइट अमाउंट क्या लिखा है सर ना, ऐसा लगा। मैं बताता हूं क्या है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, मेरे पास 100 लीटर पानी रखी हुई है, उससे मैं 1 ग्राम या 5 ग्राम 5 ग्राम शुगर डाल दिया, और फिर मैं आपको बोलता हूं शुगर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, बहुत ट्रेस अमाउंट, बहुत फाइनाइट अमाउंट में होता है। यानी कि हम कहते हो कितना, मिलियन का मतलब 10 लाख, मिलियन का मतलब क्या है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर क्या होता है 6। यानी कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो 10 लाख के भाग में कितना फाइनाइट, कितना ट्रेस होगा सोचो। जैसे मैंने अभी बोला है कि ऊंट के मुंह में जीरा, कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं। तो मैंने कहा व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एट अ ट्रेस अमाउंट ऑफ और फाइनाइट अमाउंट इज नोन एज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं आप इसको एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल को अच्छे समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं 5 ग्राम CCO3 ppm, मतलब गलत बता दिया, सॉरी, मैंने आंसर ही बता दिया। मैं बोल रहा हूं 5 CCO3 ppm का क्या मतलब, तो आप लिखेंगे इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 5 CCO3 ppm का मतलब क्या होता है, इन 100 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है कि जब व्हेन अ सॉलिड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एट अ ट्रेस अमाउंट और फाइनाइट अमाउंट इन इज नोन एज इज व्हाट ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मैंने 10वें लाख के भाग में है। तो ये बहुत ही इजी सा टर्म से ppm को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ppm को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं W/V, यानी हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, और ये जो कहा आपका ml में। अब समझ में आ गया होगा इससे
कि जैसे परसेंट निकाल रहे थे तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे नहीं करता ना, कर रहे थे 100 से, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं मिलियंस पर मिलियन, तो 10⁶। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा। मैं आपसे कहता हूँ वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को समझ में नहीं आता है तो उसको रिवाइंड कीजिए, कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सर चीजें ये समझ में नहीं आई, आप दोबारा समझाइए, कमेंट करके मुझे ये बता जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप अपलोड होने वाला है। ओके, थैंक यू।